शहर लखनऊ में ऐसी कई इमारतें हैं जो अत्यंत प्राचीन हैं और स्वाधीनता आंदोलन के जंग की गवाह भी। लखनऊ में स्थित ऐसी ही एक इमारत है रेजिडेंसी, जो अपने अंदर समेटे हुए है अतीत की यादें। आज भी यहां मौजूद हैं क्रांति के निशान। इसका निर्माण सन 1775 में नवाब आसिफउद्दौला के शासनकाल में शुरू हुआ, जिसे सन 1800 में नवाब सआदत अली खां के द्वारा पूरा करवाया गया। 1857 के स्वाधीनता आंदोलन में रेजिडेंसी का अपना ही महत्व है। 30 जून 1857 को सैयद बरकत अहमद के नेतृत्व में हिंदुस्तानियों ने इस विदेशी गढ़ पर गोलाबारी शुरू कर दी। क्रांतिकारियों ने लगभग 86 दिनों तक यहां अपना कब्जा बनाए रखा। इस दौरान तमाम अंग्रेज परिवार यहां पर कैद रहे। अपने अंदर अतीत की कई कहानियां समेटे रेजिडेंसी आज भी पर्यटकों को अपने मुंह पाश में जकड़ लेती है। इतिहासकार बताते हैं कि ब्रिटिश अधिकारी हेनरी लॉरेंस को क्रांतिकारियों ने 2 जुलाई सन 1857 को लड़ाई के दौरान गोली मार दी थी। रेजिडेंसी की टूटी फूटी दीवारों में आज भी तोप के गोलों और बंदूक की गोलियों के निशान देखे जा सकते हैं। लगभग 33 एकड़ के क्षेत्र में फैले हुए इस परिसर के अंदर कई अन्य ऐतिहासिक इमारतों के अवशेष भी मिलते हैं। इतिहास की कई कहानियां भी जिनसे जुड़ी हुई है। इनमें बेली गारद गेट, ट्रेजरी हाउस, म्यूजियम, बेगम की कोठी आदि प्रमुख हैं। ओडिसी नृत्य शैली भारत की प्राचीनतम नृत्य शैलियों में से एक है। नाट्य शास्त्र व शिल्प शास्त्र के नियमों का समुचित समायोजन एवं त्रिभंग की छटा इस नृत्य को विशिष्ट एवं दर्शनीय बनाती है। वाणी माधव ने अपने ओडिसी नृत्य द्वारा भारत ही नहीं वरन विश्व स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उनका उत्कृष्ट नृत्य संयोजन, ओडिसी नृत्य की सुंदर भाव भंगिमाओं का प्रदर्शन दर्शकों को भाव विभोर कर देता है। वाणी माधव प्रकृति के बहुत करीब हैं। प्रकृति उन्हें अपने नृत्य नमस्कार, डीडी यूपी में आपका स्वागत है। चर्चा में कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूं मैं रामेंद्र सिंह। मिलेगी परिंदों को मंजिल एक दिन, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। आज हम बात कर रहे हैं पर्यावरण पर, वन संरक्षण पर। आज एक बड़ा कार्यक्रम है। हालांकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि एक वृक्ष लगाना एक यज्ञ करने के बराबर है। हम पेड़ों को पूजते हैं, हम नदियों को पूजते हैं, हम झीलों को पूजते हैं। यानी हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है कि पेड़ रहें, वन रहें, जंगल रहें, उसके साथ पशु पक्षी रहें, प्रकृति के तमाम मनमोहक दृश्य रहें जो आंखों को अच्छे लगे। ये हमारे जीवन का हिस्सा है। और यही नहीं, पेड़ हमको ऑक्सीजन देते हैं जो हमारी प्राण वायु है। अगर लोग नहीं जानते हैं, पेड़ जिस तरह काटे जा रहे हैं, पेड़ जिस दिन नहीं रहेंगे ये जीवन नहीं रहेगा। जो हम ऑक्साइड छोड़ते हैं, पेड़ उसको ग्रहण करते हैं, और जो ऑक्सीजन हमको ज़रूरत है, पेड़ वो ऑक्सीजन हमको देते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज का। हमारे साथ 2 महत्वपूर्ण लोग हैं। हमारे साथ श्रीमती ममता संजू दुबे जी हैं, जो प्रधान वन संरक्षक हैं। आज का दिन इन्हीं का है और ये दिन सबका बन जाए, ये हमारा प्रयास है। डॉक्टर BR सिंह साहब हैं, पर्यावरणविद हैं।
साइंटिस्ट हैं, अमेरिका से लेकर भारत तक तमाम पुस्तकें लिखी हैं और पर्यावरण पर बड़ा काम किया है इन्होंने। हम एक रिपोर्ट देख लें, उसके बाद फिर इस चर्चा में वापस आते हैं। अगर हमें भविष्य बचाना है तो हमें पर्यावरण को भी बचाना पड़ेगा। हजारों वर्षों से कट रहे पेड़ों की पूर्ति करने का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज से चित्रकूट में पौधारोपण कर वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वृक्षारोपण जन आंदोलन 2022 के अंतर्गत संचालित इस लोक कल्याणकारी कार्यक्रम में सभी लोग सक्रिय सहभागिता कर पर्यावरण संरक्षण को समर्पित इस आंदोलन को सफल व सार्थक बनाए। पूरी दुनिया पर्यावरण के इस संकट से गुजर रही है। प्रधानमंत्री ने विश्व के सामने पर्यावरण को बचाने को लेकर एक पूरा मॉडल रखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उस दिशा में लगातार काम कर रहा है। यदि पर्यावरण नहीं बचा तो निकट भविष्य में प्रकृति और जीवन दोनों बचाना मुश्किल हो जाए। हम सबका जीवन तो एक दूसरे पर आश्रित है और ये जीवन चक्र इसी पर आधारित बना हुआ है। जंगलों की कटान होगी तो असमय सूखा या बरसात की समस्या, कभी अतिवृष्टि, कभी सूखा, ये भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन जब हम लोग अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे तो भाइयों बहनों, कोई कारण नहीं कि आप आने वाले समय में न केवल असमय जो सूखा पड़ता है, अतिवृष्टि का सामना करना पड़ता है, इससे तो हम बच ही पाएंगे। जो ग्लोबल वार्मिंग की चेतावनी बार बार पूरी दुनिया के मौसम वैज्ञानिक हमें दे रहे हैं, उससे भी हम अपनी धरती माता को बचाने में सफल होंगे। वृक्ष के बिना धरती रेत का रेगिस्तान हो जाएगी, जहाँ ना जल होगा ना जीवन होगा। इसलिए हर हालत में हमें वृक्षारोपण करना है, उनको बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, लखनऊ। एक बार चर्चा में वापस आते हैं। हम सीधे चलते हैं, मुख्य वन संरक्षक महोदय हमारे साथ हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक यानी जो कुछ है उसके मंत्री के बाद हमारी मैम है जो काम कर रही हैं, और आज का दिन महत्वपूर्ण, हमने पहले भी बताया। अगर आज के दिन को देखा जाए तो क्या लक्ष्य रखा गया था पेड़ लगाने का, कितने हम पेड़ लगा पाए हैं, और कौन कौन से वो सर्किल हैं जिनको हम अलग अलग से चिन्हित किए हैं पेड़ लगाने के लिए? हमारा जो आज का लक्ष्य था वो 25 करोड़ था, और ये समस्त जनपदों के लिए था। उत्तर प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में ये लक्ष्य आवंटित थे, और पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त 25 अन्य विभाग ऐसे हैं जो कि हमें इस कार्य में सहयोग कर रहे थे, और सभी ने सभी जनपदों में मिलकर ये वृक्षारोपण किया है। और 25 करोड़ से आगे बढ़ के हमने लगभग 25 करोड़ 11 लाख पौधे शाम को 6 बजे तक लगाए थे। मुख्यमंत्री जी ने कहाँ वृक्षारोपण किया, गवर्नर ने कहाँ किया है, और क्या पूरे जिलों में रणनीति बनाई गई थी? माननीय गवर्नर महोदय ने वृक्षारोपण आज लखनऊ में किया। उन्होंने त्रिशक्ति का रोपण किया। त्रिशक्ति अर्थात 3 देवियां, दुर्गा, सरस्वती एवं पार्वती देवी के स्वरूप के रूप में उन्होंने आम, कदम्ब और नीम का रोपण किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने चित्रकूट में वृक्षारोपण किया, उन्होंने हरिशंकरी का रोपण किया। माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने प्रयागराज में किया, उन्होंने भी हरिशंकरी का रोपण किया। जहाँ तक हमारी रणनीति की बात है तो रणनीति ये थी कि समस्त जिलों के लिए हमने नोडल अधिकारी नामित किए थे, जो कि सरकार के वरिष्ठतम जो अधिकारी हैं, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव के स्तर के अधिकारी थे। हमारे जो अधिकारी थे फील्ड में, चाहे हमारे CCF थे, एडिशनल PCCF थे, या हमारे CCF DFOs थे, उन सभी को टारगेट और कार्यक्रम की स्ट्रेटेजी मालूम थी। माननीय मंत्रीगण के लिए भी जिले अलॉट किए गए थे, और माननीय मंत्रीगणों ने कहना चाहिए कि बिल्कुल सामने से लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करके वो गए हैं। आज आप देख रहे हैं कि कितनी गर्मी थी, उस
उसके बावजूद भी हमारे माननीय मंत्रीगण जिलों में गए हैं और बिल्कुल। उन्होंने वृक्षारोपण किया। संभावनाएं अभी जिंदा हैं। अगर अधिकारी भी फील्ड पर हैं, मंत्री भी फील्ड पर हैं, तो ये मान के चला जाए कि संभावनाएं जिंदा है। एक दौर वो आएगा जब हम वृक्षों का बड़ा क्षेत्र देख पाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पर्यावरण संरक्षण को लेकर के BR सिंह साहब, कौन कौन से और कदम उठाने की जरूरत है? एक तो विभाग कर रहा है, ये ठीक है। हाँ, पहले तो नमस्कार सभी को, दर्शकों को। और मैं ये बताना चाहूँगा कि पर्यावरण में ये वन विभाग का तो बहुत बड़ा रोल है ही है। जैसा कि जानकारी है कि अगर हमारे ग्रीन कवरेज 33% होना चाहिए अगर हम प्रॉपर ऑक्सीजन की ज़रूरत जो है हमारी पूर्ण हो सके। और ये एक बड़ा बृहद आबादी का प्रदेश है जहाँ 25 करोड़ की जनसंख्या है, उससे ज़्यादा ही है। और इस 33 करोड़ में आप ये समझिए कि जब हम उत्तराखंड जो अलग हो चुका है वो था, तब भी हमारे पास 22% हमारे ये ग्रीन कवरेज थी जी। अच्छा, अभी जानकारी जैसे मिली है तो ये अगर वन और दोनों को मिला के 9% की बात हो रही है कि है, तो ये बहुत बड़ा गैप है। और इसमें वन विभाग का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। और हमें आज ये जानकर खुशी है, हम वन विभाग और पूरे प्रदेश को बहुत ही आभार व्यक्त करेंगे कि आज उन्होंने अपने लक्ष्य से 25 करोड़ के लक्ष्य से ज़्यादा पेड़ लगाए। अब रह गई कि ये पर्यावरण ये कैसे इस पर जो इस समय खराब हुआ है और इसका जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ये दूरगामी स्थिति ला चुका है। और आपको ये इसको हम दर्शाना चाहेंगे कि यहाँ ही हमारे वन कटने से और आबादी बढ़ने से दो ऐसे तालमेल हैं। जबकि आबादी बढ़नी चाहिए तो वन की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, ऑक्सीजन को ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये रिवर्स दोनों ऑर्डर हो गए। और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये सारा जो जलवायु का एक सिस्टम बना हुआ था पूरे विश्व का, वो बिल्कुल बिगड़ गया। अब इसका मुख्य हम थोड़ा सा आपको और दर्शकों को बताना चाहेंगे इस माध्यम से कि ये जो इसका इफेक्ट तो पब्लिक में दिखने लगा कि हाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है। इस बार भी देखिए कितनी भीषण गर्मी हुई जी जी। और ये आज से नहीं है, ये तो हमें अनुभव 77 से अगर हम लें तो भी से अगर इसको जोड़ें या सदियों से जोड़ें तो इसमें कुछ न कुछ हो रहे हैं। लेकिन जो तेजी से इसमें परिवर्तन 2 दशक हुए हैं उसमें ये पाया गया पूरे विश्व में कि हमारा टेम्परेचर बढ़ चुका है, 1.58 से भी आगे हो चुका है जी जी। और उसका परिणाम ये हुआ है कि हमारे आर्कटिक सी जिसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और ये आपको सुन करके ताजुब होगा कि वहाँ हमें 59.2% इस समय वहाँ ग्लेशियर है ही नहीं, वो ख़त्म हो चुका है। और इसको आगाह हमने 2012 में किया था, जब उस समय केवल 37%, 33 से 37% के बीच हमें लगा था। मैंने नासा के डाटा और सेकेंडरी तो उस समय। अब उसका परिणाम क्या है कि परिणाम ये है कि सूर्य की किरणें जो उत्तरी ध्रुव और इन सब पड़ती थी, रिफ्लेक्शन हो जाता था, वो भी जाकर के वहाँ गर्मी पैदा कर रही हैं। और उनके परिणाम ये हो रहे हैं कि वो जब अगर हमारा मानसून जिस पर पूरी चीज़ निर्भर करती है, ग्लेशियर है, ये भारतवर्ष की बात ले लीजिए। हाँ, ये होता बंगाल से वहाँ से मानसूनी हवा, तेज हवा चलती थी, आकर के हिमालय में टकराती थी और एक मानसून लगातार पानी बरसता था। क्या ये संभव है? बिल्कुल आज नहीं ये लगता है। हमें लगता है कुछ सवाल और बन रहे हैं। पहले ममता जी से पूछे, फिर हम आपके पास वापस आते हैं। ममता जी, एक तो थोड़ा सा अलग सवाल है कि पिछली भी सरकारों ने भी 5 करोड़ वृक्ष 24 घंटे में रोपित किए थे, लेकिन बाद में जमीन पर नहीं रहे। क्या उस सरकार में और इस सरकार में जो वृक्षारोपण आया है, क्या बदलाव आया है कि वो पेड़ रहेंगे? इसकी गारंटी कौन देगा? देखिए, इस बार जो सबसे बड़ा बदलाव आया है वो ये आया है कि सभी विभाग, सभी लोग ये सेंसिटाइज हो गए हैं कि वृक्ष लगाना ही
हमारा लक्ष्य नहीं है, इन वृक्षों को बचाना भी जरूरी है। वृक्ष एक जीवित वस्तु है, जैसा कि डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं। तो ये सच है कि जब हम नर्सरी से लेके जाते हैं तो कुछ % की मोर्टालिटी होती ही है, होगी ही, लेकिन हमारा प्रयास ये होता है कि हम अधिक से अधिक सफलता हासिल कर सकें। इसके लिए जो इस बार स्ट्रैटेजी बनाई है, 2 वर्ष पहले भी ये हुआ था कि थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग कराई थी और हमने ये देखने की कोशिश की थी कि हमारा कौन सा ऐसा वीक पॉइंट है जिसकी वजह से हमें हमारे वृक्ष नहीं बच पाते हैं, या जिनको हटा के हम सक्सेस की अपना % को बढ़ा सकते हैं। तो जो चीज़ हमारे सामने आई वो ये आई कि हमें सफलता मिल रही है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं रहते हैं, सफलता मिल रही है। इनको हम बढ़ा सकते हैं यदि हम सुरक्षा की व्यवस्था करें। वन विभाग के अंतर्गत जो वृक्षारोपण होता है उसमें हम सामान्यतः सुरक्षा की व्यवस्था कर ही चलते हैं। जो अन्य विभाग हैं उनको भी धीरे धीरे हमने ये सेंसिटाइज किया है और अब उनका भी ये प्रयास हो रहा है, चाहे वो CSR के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं या वो ये कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लो कॉस्ट ट्री गार्ड वो लगा सकें, कुछ लो कॉस्ट फेंसिंग के आइडियाज़ निकाल सकें, और कुछ नहीं तो मैश की फेंसिंग की तरफ लोग सोच रहे हैं कि कम खर्च में हम कोई ऐसी व्यवस्था ले आएँ कि इन वृक्षों को हम बचा सकें। तो हमारे लिए तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है कि ये संवेदनशीलता आ रही है, ये एक चर्चा हो रही है कि हमें वृक्षों को बचाना है। इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत बल दिया है। हमारे जो मंत्री हैं, विभागीय मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना जी, वो तो बहुत ही पैशनेटली इस बात को कहते हैं कि भाई पेड़ वही लगाए जो उसकी सुरक्षा कर सके। तो माननीय मंत्री जी का तो स्पष्ट निर्देश है कि आप जहाँ भी लगाइए उसकी सुरक्षा की व्यवस्था कीजिए। प्रधानमंत्री जी बहुत चिंतित हैं जलवायु परिवर्तन को लेकर, देश दुनिया में जहाँ भी गए उन्होंने कहा भारत का पक्ष रखा है। बहुत सारी योजनाओं में प्रधानमंत्री जी ने जन आंदोलन से जोड़ दिया है, चाहे सफाई रही हो चाहे, हम इसको कैसे जन आंदोलन बना सकते हैं? क्या ऐसी कोई प्रक्रिया या तरीका अपनाया जा रहा है? हम इसको जन आंदोलन बनाने के लिए सबसे बड़ा प्रयास तो ये होता है कि इस बार जब हमने वृक्षारोपण किया तो हमारा ये प्रयास रहा कि हमारे समस्त जनप्रतिनिधि उससे जुड़े। जनप्रतिनिधियों के जुड़ने का जो सबसे बड़ा हमें लाभ हमें समझ में आता है कि उससे जन साधारण में एक ये संदेश जाता है कि एक महत्वपूर्ण कार्य है। उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है, आप जानते ही हैं, और यहाँ पर वृक्षारोपण की सफलता के लिए हमें अपने किसान भाइयों को जोड़ना होगा। और इस बार कृषि विभाग ने बहुत बड़े पैमाने पर यह बीड़ा उठाया है कि जितने भी प्रधानमंत्री सम्मान निधि के लाभार्थी कृषक हैं उनको वृक्षारोपण से जोड़ने का वे प्रयास कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, क्योंकि वैसे भी जो हमारी पौधशालाएं होती हैं या हमारे वृक्षारोपण के कार्यक्रम होते हैं, महिला उसमें जुड़ी होती है क्योंकि वो मजदूर के रूप में काम करती है, लेकिन इस बार हमने ये प्रयास किया है कि महिलाएं और बड़े स्वरूप में आके जुड़ें। शक्ति वनों की हम स्थापना कर रहे हैं। उद्देश्य यह है कि जब महिला इसका महत्व समझती है तो पूरा समाज इसका महत्व समझता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। महिला ही, अगर महिलाएं ठीक से गंभीर हो जाती है तो पूरा घर ठीक से चलने लगता है, देश तो चलने ही लगेगा। सही कह रही ममता जी। शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, उर्वरक भूमि, ये सब बची रहे डॉक्टर साहब, इसके लिए क्या, कैसे लोग क्या करें, क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं लोगों से? क्योंकि गंभीर विषय है, जीवन से जुड़ा हुआ विषय है सबके। बिल्कुल सही। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका। और मैं तो देखिए चाहूँगा कि शुद्ध हवा तो वृक्षों से ही आएगी, और जितना विकास की रफ्तार बढ़ रही है, विकास की गति जो कर रहे हैं, मनुष्य की आवश्यकताएं हैं, चाहे वो वाहनों से संबंधित हो, ट्रांसपोर्ट से, चाहे जो इंडस्ट्री से संबंधित हो, वो प्रदूषण का एक स्रोत, बहुत बड़ा स्रोत है दोनों। और ये आप समझिए कि इनके, अगर इन दोनों के स्रोत ले लें तो लगभग 70% के आसपास इन्हीं का है, बाकी चीज़ें 30% और चीज़ों में है, चाहे मेडिकल ले लें और कंस्ट्रक्शन ले लें, इन सब का। तो हमें देखिए 2-3 चीज़ें हमारे प्रधान संरक्षक का जो अभी बहुत सी चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण बताई हैं कि जन आंदोलन की तरफ से लगे, इसमें विभागों को भी लगाना चाहिए, सभी विभाग जितने भी हैं। अब आपको हम बताएं कि चूँकि मैं भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से रहा है और 95 से पर्यावरण पर अपना शोध कार्य करता रहा, तो हम ये देख रहे हैं कि हमारी
जो वाहन चल रही है ये सबसे ज्यादा प्रदूषण पैदा करती है। और ये ग्लोबल वार्मिंग का एक पार्ट, ये बहुत ज्यादा योगदान है। अगर आप देखें लॉकडाउन हुआ तो बिल्कुल क्लीन हो गया, क्योंकि वाहन बंद हो गए, इंडस्ट्री बंद हो गई, और आपको आसमान और पहाड़ी और सारी चीज दिखने लगी। तो इसका मतलब कि आपके पास कंट्रोल है, आपके पास रिमोट कंट्रोल है। तो हम क्यों नहीं, देखिए हमें बहुत अच्छा लगता है कि मान लीजिए योगी जी, मुख्यमंत्री जी पूर्वांचल बनाए, हम उसी क्षेत्र से जुड़े हुए और हम 4-5 बार गए, बड़ा उनका धन्यवाद भी करूंगा, और वहाँ जो भी उस पर जाता है बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये क्यों नहीं विभागों को ये सोचा गया कि वन विभाग अगर वन के लिए कोई ढूंढ रहा है तो उसके किनारे, सड़कों के किनारे इतना ज़्यादा अवेलेबल जो लैंड है उसमें 3 लेयर 2 लेयर क्यों नहीं वन लगाया जा सकता है। और इसका एक और इसमें हम आपको रामेन जी बता सकते हैं कि जो वाहनों से प्रदूषण निकल रहा है वो उनके लिए खुराक है, वो उन पेड़ों के लिए, और उस खुराक को लेकर के वो ऑक्सीजन कन्वर्ट करते, पानी निकालते, पानी के उस पर पानी पत्तों पर जाता है, पत्तों ऑस्मोसिस प्रोसेस जड़ों में चला जाता है, अगर वहां पानी देने की जरूरत नहीं। ये पहला चीज है कि जितने भी इस तरीके से एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, ममता जी के पास लेके जाऊं तो ये तो बड़ा भारी एरिया है, इसको क्यों नहीं किया। अच्छा, इसमें और दूसरा महत्वपूर्ण, जो उस क्षेत्र में जैसे आप शिक्षण संस्थाएं हैं और संस्थाएं हैं बड़ी बड़ी, क्यों नहीं जोड़ा है उनको संरक्षण और लगाने दोनों के लिए, उनको क्षेत्र बांट दीजिए, वो बहुत ही दौड़ कर काम करेंगे। ममता जी, एक तो ये है कि जो हम जंगल अगर बचा ले गए तो हम तमाम पशु पक्षी और वनस्पत बचा ले जाएंगे। जो बात BR सिंह साहब कह रहे थे कि हम क्यों नहीं 3 लेयर पेड़ लगाते हैं, उसके और भी तरीके हैं, लोगों को वहाँ जोड़ा जाए, क्या इस तरफ भी कोई काम चल रहा है? जी, जैसा कि आपने कहा कि विभागों को जोड़ना चाहिए, तो मैंने बताया अभी कि 25 विभाग हमारे साथ इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में जुड़े हैं। जहाँ तक सड़कों के किनारे की बात है, आपने बिल्कुल सही कहा कि सड़कों के किनारे वृक्षारोपण होना चाहिए। और आपने, यदि आप थोड़ा आज से 8-10 साल पीछे का समय जाइए, जब हम चौड़ीकरण की तरफ पहली बार हमने काम शुरू किया, उसके पहले हमारी सड़कों के दोनों किनारे पर बहुत अच्छे पेड़ होते थे, लगता नहीं था सड़क पर चलने, लगता था जंगल में चल। जी, लेकिन आप जानते ही हैं कि जब सड़कों को हमें चौड़ा करना पड़ा तो हमें वो पेड़ काटने भी पड़े। जहाँ तक NHI की बात है, जो उनके राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, उन पे वृक्षारोपण का कार्य वे स्वयं करते हैं। लेकिन जो स्टेट के हाईवेज हैं या स्टेट के एक्सप्रेसवेज हैं, उन पे 3 लेयर 4 लेयर प्लांटिंग की, जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं, वो बात हम अब शुरू कर रहे हैं। और अब सौभाग्य से, क्योंकि सभी विभाग सेंसिटाइज हो गए हैं, तो वे विभाग जो कि इन सड़कों को बना रहे हैं और जो इन सड़कों के मालिक भी हैं, वो भी इस बात को लेकर संवेदनशील हैं कि यहाँ वृक्षारोपण होना चाहिए। हमारी उनसे बातचीत चल रही है और जल्दी ही हम कोई सकारात्मक इसका समाधान कदम उठाएंगे। हालांकि NHI की जब चर्चा हो रही तो उनके जो मंत्री हैं, हम उनको कवर करने गए थे, तो उन्होंने कहा कि हम वृक्षारोपण कर रहे हैं और आवश्यक है। उन्होंने कहा महिलाओं की जिम्मेदारी दे रहे हैं, कुछ कुछ हिस्सों में महिलाओं को देंगे, वो उन वृक्षों को संवारेंगी और जब बड़े हो जाएंगे तो फिर वन विभाग के हिस्सा हो जाएंगे वो। यदि एक सवाल हमने ममता जी से पूछा था, वो अधूरा रह गया। अगर हम जंगल बचा ले जाते हैं तो पशु पक्षी और वनस्पति, BR सिंह साहब, कितनी सुरक्षित कर पाएंगे हम? चूँकि एक बड़ा पशु पक्षियों को हमारे यहाँ से विलुप्त हो गए हैं, तमाम वनस्पतियाँ विलुप्त हो गई हैं, तो क्या वो भी बचा पाएंगे? देखिए, विश्व में इस तरीके से विविधता जो बनी हुई है जीव की, वो आंकड़े अगर निकालें तो अभी हम लोग उसके पूरे आंकड़े ही निकाल नहीं पाए, बायोडाइवर्सिटी जिसे कहते हैं। और हम अगर उसको 80 लाख कुछ कर रहे हैं तो एक अंदाज से कर रहे हैं, और उनका पूरे पर्यावरण के उस पर सबका अपना अपना भागीदारी है। वो कैसे संरक्षित होते हैं, उनकी एक चक्र है। उन चक्र के साथ चिड़िया चाहती है, आप भी खुश होते हैं, आप ये, लेकिन इंडिकेशन है, बहुत सी चीजों को इंडिकेट करती हैं। तो ये अगर हमारे इसको हम फिर से रिवाइव कर लेते हैं तो प्रकृति पर इसका बहुत बड़ा, प्रकृति को छेड़छाड़ से ही हुआ है। प्रकृति छेड़छाड़ से सारी चीज जो हो रही हैं, प्रकृति में इतना परिवर्तन हम लोग ला चुके हैं। और मैं पुनः इस बात को पुनः कहता हूं कि कोई भी रोड अब बने, मैं भारत सरकार और
ममता जी चैलेंज है आपके लिए। प्रदेश सरकार से अगर उसकी योजना बनती है, उसका अलाइनमेंट होता है, पेड़ों को उसी दिन से लगाना शुरू। पेड़ एक दिन में नहीं है परिपक्व होते हैं और एक दिन में वो ऑक्सीजन कन्वर्जन नहीं करे। उन पेड़ों का उन सड़कों से जितना सिक्वेस्ट्रेशन होगा, वो कार्बन जितना खत्म करेंगे। आप गाड़ियां चलाइए, आप देखिए कितना प्रधानमंत्री जी जो 5% कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी, और इन सबका ही रोल नहीं है। सबसे बड़ा रोल इस चीज को अगर हम सिक्योरिटेट कर ले गए, अपनी गाड़ियों को ना बंद करके पेड़ लगा करके किनारे में, तो आप देखिए 100 साल 1000 साल आपकी इतनी सड़कें बनी हुई थी, दोनों तरफ फलदार वृक्ष लगने चाहिए जिनकी उम्र भी बड़ी होनी चाहिए। पुराने पेड़ भी ऐसे थे जिनकी बात जिनमें जो आज देखिए आपने शुरुआत वहीं से की थी कि एक वृक्ष जीवन काल में एक परिवार जो है 4 वृक्ष 5 वृक्ष 10 वृक्ष लगा देगा, तो आने वाली पीढ़ी उसके लिए कितनी बिल्कुल। और ये बहुत सारे पेड़ों के फल हम खा रहे हैं जो हमारे पूर्वजों ने लगाए थे। हाँ, हम लोग बचपन में जो चीज देखे आज तो वहाँ समाप्त हो चुका है। बिल्कुल। ममता जी, एक और बात है कि जो विभागों को जिस तरह जोड़ा जा रहा है, हमारे यहाँ जो मौसम का चक्र बदला है, अभी भरतराज जी से अगर पूछते थे सवाल का जवाब देते कि जो वर्षा कम हो रही है, तमाम और चीज़ें परिवर्तित हो रही, तो क्या हम इसको वापस ला पाएंगे? क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों पर है। विभाग जब तक नहीं सक्रिय होंगे, जन आंदोलन नहीं बनेगा कि हम पेड़ों को इस तरह लगाएं कि वर्षा हमारे यहाँ ठीक हो, कृषि क्षेत्र ठीक हो, तो क्या इस तरफ हम लौट पाएंगे? संभावनाएं दिखती हैं आपको? देखिए, ये कहना तो मेरे लिए तो मुश्किल है। डॉक्टर साहब भी बता पाएंगे कि हम उस स्थिति पे लौटेंगे कि नहीं, क्योंकि परिवर्तन एक सतत सत्य है प्रकृति का जी। मौसम जो बदलता है वो बदलता ही है। जब मनुष्य नहीं था तब भी आई से जाई डायनासोर्स थे, वो खत्म हुए। तो प्रकृति कैसे घूम रही है वो कहना समझना हमारे लिए उतना आसान नहीं है। हमारी आज की चिंता ये है कि आज जो कुछ बदलाव हो रहा है वो मनुष्य की एक्टिविटीज के कारण हो रहा है। इस एक्टिविटी को हमें या तो रोकना होगा या हमें इसे परिवर्तित करना होगा, और हम सभी जानते हैं कि रोकना असंभव है, क्योंकि एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, हमारी यंग जनरेशन है जो कि विकास का सपना देखती है, चाहती है, उनकी इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं और उन्हें अधिकार है। प्रश्न केवल ये है कि हम कैसे काम करें कि उनकी आकांक्षाएं भी पूरी हो और प्रकृति की आकांक्षाएं भी पूरी हो, सामंजस्य बना के चलें। तो जैसा कि आपने कहा कि वृक्षारोपण जहां तक संभव हो हमें करना चाहिए। सड़कें बन ही रही हैं, बननी ही हैं, लेकिन एक बार जब बन जाए तो उनके दोनों तरफ वृक्षारोपण होना चाहिए। होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ये चुनौती ममता जी स्वीकार कर रहे हैं और एक चुनौती हम लोग भी स्वीकार करें कि ये केवल विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, हम सब की जिम्मेदारी है कि वृक्ष लगे, क्योंकि बिना वृक्ष के जीवन नहीं है। ये गंभीर विषय, इसको हल्के में कतई मत लीजिए। जो पेड़ काट रहे हैं उनको रोकिए, और वन विभाग भी एक पेड़ का जब लाइसेंस देता है तो 4 पेड़ लगाने के लिए कहता है, तो उनको जरूर लगाएं। हमारे पास ममता जी आपके पास उत्तर बहुत है, भरतराज जी आपके पास, मेरे पास समय इतना ही था, इसलिए इस चर्चा को विराम देते हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत आभार। नमस्कार। ताल धड़कन बने, भावों की अभिव्यक्ति का अनूठा अब संगम रचे, संस्कृति के रंगों का ये संगम निराला है, ये नृत्यशाला है।
राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के शब्दों में, जाकर रण में ललकारी थी वह तो झांसी की झलकारी थी, जाकर रण में ललकारी थी वह तो झांसी की झलकारी थी, गोरों से लड़ना सिखा गई है इतिहास में झलक रही, वह भारत की ही नारी थी, वह भारत की ही नारी थी। 22 नवंबर 1830 को झांसी के एक कोली परिवार में जन्मी झलकारी बाई ने सिद्ध किया कि मजबूत इरादों और निरंतर प्रशिक्षण से हर असाध्य लक्ष्य को साधा जा सकता है। पिता सैनिक थे तो जन्म के साथ ही हथियारों से दोस्ती हो गई थी। उम्र बढ़ने के साथ ये दोस्ती भी गहरी होती गई। झलकारी बाई की शादी भी एक सैनिक के साथ हुई। एक बार झलकारी बाई किसी अवसर पर रानी लक्ष्मीबाई के सामने गईं, तो रानी हैरान रह गईं। हैरानगी इसलिए क्योंकि झलकारी बाई की शक्ल रानी लक्ष्मीबाई से मिलती थी। उसी दिन से रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई में घनिष्ठता बढ़ने लगी। 1857 की क्रांति में झांसी पर अंग्रेजों ने हमला किया। एक सेना नायक ने विश्वासघात किया और झांसी के अभेद्य किले पर खतरा मंडराने लगा। अंग्रेज किले तक पहुंचने में सफल रहे और रानी घिर गईं। तब झलकारी बाई ने कहा कि आप जाइए और मैं आपकी जगह लेती हूँ। रानी निकल गईं और झलकारी उनके वेश में लड़ती रहीं। जनरल ह्यूरोज ने झलकारी बाई को पकड़ लिया। अंग्रेज सेना खुश हुई कि उन्होंने रानी को पकड़ लिया। उनकी बात सुन झलकारी बाई हंसने लगी। ह्यूरोज को लगा ये पागल हो गई है। झलकारी बाई